Welcome back, guys. You are watching Engineer in Civil Academy YouTube channel. So this is your third part of the lecture, that is of your fluid mechanics. तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ फ्लूइड प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, जिसमें लास्ट टॉपिक था हमारा विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी को ही आगे लेकर चलते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं विस्कोसिटी की जो वेरिएशन विद द टेम्परेचर कैसे होती है। तो फर्स्ट वी आर डीलिंग विद द लिक्विड्स। तो लास्ट वीडियो में लास्ट लेक्चर में हमने यही पढ़ा था, जो विस्कोसिटी की बेसिक कॉज ऑफ जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी होती जो है, मेन कॉज वाज कोहेसिव। कोहेसिव क्या चीज है? इट इज इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। तो हम बेसिकली देख क्या रहे हैं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी, बेसिकली विस्कोसिटी में भी कौन सी विस्कोसिटी हम देख रहे हैं? सबसे पहले डायनामिक विस्कोसिटी। ठीक है, तो डायनामिक विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो बेसिकली क्या होगा, जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, वो इट विल, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इट विल डिक्रीजेज विद इंक्रीजेज इन टेम्परेचर कोहेसिव। बेसिकली इंटर पार्टिकल फोर्सेज ही हैं, वो क्या कर रही हैं, डिक्रीज कर रही है, विल डिक्रीजेस। अगर कोहेसिव फोर्सेस डिक्रीज कर रही हैं तो क्या होगा आपका, बेसिकली विस्कोसिटी विल डिक्रीजेस। विस्कोसिटी में कौन सी विस्कोसिटी हम देख रहे हैं? डायनामिक विस्कोसिटी, बिकॉज cohesive forces decreases, that's why dynamic viscosity will also decreases, right? So this is all about the dynamic viscosity of the liquids. So next topic is how the kinematic viscosity of the liquids varies with the temperature, right? We know that the kinematic viscosity is being denoted by mu, and the dynamic viscosity is mu. तो mu is equals to mu upon rho। जो हमारी डायनामिक विस्कोसिटी है वो तो ऑलरेडी हमने देख लिया है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इफ वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर देन mu इज डिक्रीजिंग। ठीक है, हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है जो न्यूमरेटर में है वो हमें पता चल गया है। अब नीचे क्या चीज़ है? डेंसिटी। ये बेसिकली रो क्या है? डेंसिटी। तो हमें पता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वॉल्यूम क्या है किसी भी चीज़ का, वो एक्सपैंड करता है इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड ओनली। ठीक है, तो वॉल्यूम बेसिकली एक्सपैंड करता है, क्योंकि एवरी एवरी मटेरियल हैज इट्स ऑन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कॉन्ट्रैक्शन और थर्मल एक्सपेंशन। तो उसका कोई भी कोफिशिएंट रहा होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है देन दैट ड्यू टू अल्फा, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन व्हाटएवर इट इज, उससे क्या होगा, वो एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा। अगर कोई भी चीज एक्सपैंड करती है तो डेंसिटी डिक्रीज करती है, बिकॉज डेंसिटी इज योर मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी डिक्रीज करेगी। तो आई कैन राइट दैट वॉल्यूम इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, देन आई कैन से योर डेंसिटी दैट इज रो विल डिक्रीजेज। तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर रही है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और जो न्यूमिनेटर में है वो भी डिक्रीज कर रही है। ये भी हमने ऑलरेडी ऊपर देखा था। ठीक है, तो अगर आप ओवरऑल वैल्यू की बात करेंगे, और ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, जो डिक्रीज करती है डेंसिटी, इट इज स्लाइट डिक्रीज करती है, स्लाइट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर आप ओवरऑल वैल्यू की बात करेंगे, क्योंकि जो डेंसिटी डिक्रीज हो रही है वो डिनोमिनेटर में डिक्रीज हो रही है, तो ओवरऑल जो न्यू की वैल्यू को तो ये बढ़ाएगा। बट ओवरऑल अगर आप बात करेंगे, डेंसिटी जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो डिक्रीज ही करेगी। बट अगर आप कंपेयर करेंगे विद द डायनामिक विस्कोसिटी के साथ, तो आप कह सकते हैं डायनामिक विस्कोसिटी ज़्यादा डिक्रीज करेगी एज कंपेयर टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी, क्योंकि काइनेमेटिक विस्कोसिटी
के डिनोमिनेटर में डेंसिटी है जो कि डिक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से काइनेमेटिक विस्कोसिटी को थोड़ा सा बढ़ा दी, बट ओवरऑल उसकी जो चेंजेस हो रही हैं वो डिक्रीजेज नहीं आ रही। हेंस henceforth I can write that with increase in the temperature, with increase in the temperature, decrease decrease in the dynamic viscosity is more than that of kinematic viscosity, right? Then I can prove it with taking one example. That is how dynamic viscosity decreases more than kinematic viscosity. तो इसमें क्या करते हैं, हम एग्जांपल लेके करते हैं इसको सॉल्व, प्रूफ सॉरी। तो क्या करते हैं, हम इनिशियल वैल्यूज ले लेते हैं। इनिशियल वैल्यूज हमारे पास बेसिकली एक तो हमारे पास डायनामिक विस्कोसिटी है म्यू, इसको हम ले लेते हैं म्यू नॉट ले लेते हैं, ठीक है। म्यू इनिशियल ले लो, चाहे म्यू इनिशियल मतलब इनिशियल में क्या था, टेम्परेचर बिफोर चेंजिंग द टेम्परेचर, एंड म्यू फाइनल कितना होगा, ठीक है। सिमिलरली आपके पास रो है, रो इनिशियल क्या था और रो फाइनल कितना। तो फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग म्यू इनिशियल इज योर वैल्यू 10 एंड रो इनिशियल इज योर 100। सिमिलरली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर आपने क्या किया, आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, then what will happen, your mu will decreases. So let's assume it takes the value 8 and जो हमारी डेंसिटी है रो फाइनल वो कितनी है अभी, 99 फॉर एग्जांपल। यूनिट्स कुछ भी हो सकते हैं, तो बेसिकली हम मैथमेटिकली प्रूफ देख रहे हैं कैसे हो रहा है। तो अगर आप परसेंटेज चेंज निकालेंगे, परसेंटेज डिक्रीज निकालेंगे इन केस ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, तो परसेंटेज डिक्रीजेज in the value of dynamic viscosity रिलेटिव टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू से ही हम लिखेंगे, क्योंकि चेंज डिक्रीजेज में है तो नेगेटिव साइन ऑटोमेटिकली पहले आप लगा दो, ठीक है। तो चेंज क्या हो रहा है, म्यू फाइनल माइनस म्यू इनिशियल, चाहे आप लगाओ चाहे ना लगाओ तो ये नेगेटिव नहीं आएगा। तो अगर आप म्यू फाइनल ले लेते, म्यू फाइनल माइनस म्यू इनिशियल ले लेते तो नेगेटिव ही आ जाएगा। तो आप ऐसे ही कर लो, इसको म्यू फाइनल लिख लो यहाँ पे, म्यू फाइनल माइनस म्यू इनिशियल, राइट। और क्योंकि हम ओरिजिनल विस्कोसिटी या इनिशियल विस्कोसिटी के रिस्पेक्ट में चेंजेस देख रहे हैं, तो ये नीचे आ जाएगा रिलेटिवली विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल, ठीक है। तो वैल्यू आप अगर पुट करोगे म्यू फाइनल की, वो क्या है 8 माइनस म्यू इनिशियल कितना है 10 डिवाइडेड बाय म्यू इनिशियल कितना था 10 इंटू 100। तो ये आपका अगर परसेंटेज चेंज अगर आप निकालोगे वो कितना आ रहा है, -20% आ रहा है। तो दिस इज योर परसेंटेज डिक्रीज इन डायनामिक विस्कोसिटी। सिमिलरली अगर आप निकालोगे परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज डिक्रीजेज इन काइनेमेटिक विस्कोसिटी, सिमिलरली आप वो निकाल लो, क्योंकि इसमें म्यू बेसिकली होता क्या है, म्यू ए म्यू बाय रो। तो म्यू इनिशियल क्या हो जाएगा, म्यू इनिशियल अपॉन रो इनिशियल, म्यू फाइनल क्या हो जाएगा, म्यू फाइनल अपॉन रो फाइनल।
तो पहले हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, न्यू फाइनल माइनस न्यू इनिशियल डिवाइडेड बाय न्यू इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप पहले वैल्यूज निकालो चाहे, तो पहले हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। म्यू फाइनल की क्या वैल्यू है, म्यू फाइनल कितना था, हमने अज्यूम किया था म्यू फाइनल जो है 8 है, ठीक है। और म्यू इनिशियल कितना है 10। तो क्या हो जाएगा, म्यू फाइनल पहले 8 लिख लो और डिवाइडेड बाय रो फाइनल कितना था, रो फाइनल 99। 99। सिमिलरली आप म्यू इनिशियल निकाल लो, म्यू इनिशियल हमने म्यू इनिशियल कितना लिया था 10, और डेंसिटी कितनी दी थी हमने 10, राइट। तो ये वैल्यूज हम ऊपर पुट कर देते हैं दोनों। तो आपका पहले आएगा न्यू फाइनल माइनस न्यू इनिशियल डिवाइडेड बाय न्यू इनिशियल इंटू 100। तो कितना परसेंटेज डिक्रीज होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें आ जाएगी आपकी वैल्यू 8 डिवाइडेड बाय 99। तो ये आ जाएगा 0.0808 माइनस 0.01 डिवाइडेड बाय 0.01 इंटू 100। या आप ये कैलकुलेट कर लें, माइनस 0.01 डिवाइडेड बाय 0.01 इंटू 100। So there is some mistake, I think, don't know, 1 second. ये डिवाइडेड बाय 99 माइनस 0.1, सॉरी, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 0.1 है, यहाँ पे करेक्ट कर लें, ये आएगा 0.1 आएगा, इंटू 100। तो परसेंटेज डिक्रीज कितना आ रहा है, 19.19% है। तो रिलेटिवली अगर आप देखेंगे, जो न्यू डिक्रीज कर रहा है, परसेंटेज में जो डिक्रीज हो रहा है, परसेंटेज डिक्रीज इन न्यू कितना हो रहा है, 19.99% हो रहा है। और म्यू में कितना था, अगर आप म्यू में देखेंगे वो आ रहा था 20% आ रहा है। Hence, we can say that with increase in the temperature, the decrease in the dynamic viscosity is more than that of dynamic viscosity. Right? I hope you understand this concept. So, coming on to our next part, that is change in viscosity with the temperature in cases of gases. Fact of change in temperature in case of gases. गैसेस के केस में क्या होगा, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डायनामिक विस्कोसिटी इन केस ऑफ गैसेस। ठीक, इसमें बेसिकली क्या होगा, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, गैस की जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीजेज। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है गैस के केसेस में, तो क्या होता है उसके बाद, जो इनकी रैंडमनेस है, गैस के मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी जिगजैग पैटर्न में रहते हैं, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर और बढ़ा दोगे तो उससे क्या होगा, रैंडमनेस और बढ़ जाएगी उनकी, रैंडमनेस, ठीक है। रैंडमनेस विल बी इंक्रीजिंग। तो गैस के केस में कोहेजन तो ऑलमोस्ट जीरो होती है, वो टच में तो होते ही नहीं है पार्टिकल, इधर उधर भागते रहते हैं।
अगर टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर दी तो रैंडमनेस इंक्रीज होगी। अगर रैंडमनेस इंक्रीज होगी उस केस में क्या होगा, तो एक दूसरे के बीच में वो स्ट्राइक करेंगे, एक दूसरे के पाथ को बेसिकली क्या करेंगे, ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, है ना, obstruct their path in the flow. So basically what will happen with increase in randomness, it, they will increases its viscosity. तो viscosity को क्या बढ़ा देगा ये, viscosity will increases due to increase in randomness. ठीक है, तो it is to be remembered, it is important, ये concept काफी important है। ठीक है, तो गैस के केस में क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी जो टेम्परेचर के साथ क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। काइनेमेटिक विस्कोसिटी बेसिकली ऑलरेडी हमने पढ़ा है क्या है, इट इज म्यू इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन रो। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जो म्यू है वो आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है गैस के केस में, इंक्रीज इन टेम्परेचर। एज वी इंक्रीजेज द टेम्परेचर व्हाट विल हैपन्स, म्यू इंक्रीजेज, व्हाट अबाउट योर डेंसिटी। तो हमें पता है आइडियल गैस की इक्वेशन जो होती है पी इज इक्वल्स टू रो आर टी। तो पी जो है क्या है आपका, सॉरी, रो क्या है, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर आप टी को नीचे ले जाएंगे इधर, ठीक है, तो रो बेसिकली क्या है, इनवर्सली है टेम्परेचर पे। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर, ठीक है। अगर आपका रो डिक्रीज कर रहा है, अगर आपका रो डिक्रीज कर रहा है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो आपकी जो ओवरऑल वैल्यू है, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपका रो आ रहा है, तो रो नीचे अगर डिक्रीज हो रहा है तो ओवरऑल जो वैल्यू है म्यू की इंक्रीज होगी, है ना। Hence, I can write that with increase in temperature, okay, the kinematic viscosity of the gases is also, I am writing here that increase in kinematic increase in temperature will be more than increase in dynamic viscosity। ठीक है, वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो रो है डेंसिटी वो बेसिकली डिनोमिनेटर में वो इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और वन मोर पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू बी रिमेम्बर्ड दैट सिंस 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 कोहेजन इन liquids are always greater than cohesion in gases, तो जो डायनामिक विस्कोसिटी है दैट इज म्यू इन केस ऑफ लिक्विड्स is always greater than mu of gases। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर चाहे आप जितना मर्जी बढ़ा लो या घटा लो, तो ये हमेशा ग्रेटर ही रहेगी। ठीक है, अगर आप काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करोगे तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी कैन बी ग्रेटर देन ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड्स कैन बी ग्रेटर इक्वल टू और लेस देन दैट ऑफ द गैसेज, बिकॉज इसमें हमारी डेंसिटी का रोल आ जाता है ना, तो वो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो ये
चीज ऑलवेज ट्रू रहती है, ठीक है। तो दिस इज टू बी रिमेम्बर। नाउ our next topic is surface tension, which is very very important. What is surface tension? तो surface tension जो है basically every property tries to minimize minimizing its surface area. So that property of the fluids is termed as surface tension. तो ये property mainly liquids में पाई जाती है क्योंकि basic cause of this surface tension is cohesion. तो cohesion जो liquids में है काफी ज्यादा रहता है than that of gases. ठीक है? I will write it here that every fluid फ्लूइड में भी बेसिकली लिक्विड का ही है, ज़्यादा रहता है जो सरफेस टेंशन, ट्राइज टू इट्स सरफेस एरिया। ठीक है, सच अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड सरफेस टेंशन। ठीक है, बेसिक कॉज ऑफ द सरफेस टेंशन इज आल्सो कोहेजन। बेसिक कॉज ऑफ सरफेस टेंशन इज कोहेजन। बेसिकली हम एक इमेज देखते हैं सबसे पहले। राइट, तो अगर आप देखेंगे ये लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल्स है नीचे, ये वाले और ये वाले। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स बल्क में है, ये बेसिकली बल्क में मतलब इंटीरियर पोर्शन में है ये पार्टिकल्स। ठीक है, बल्क पार्टिकल्स आप बोल रहे हैं इनको, दीज आर बल्क। सो इनमें क्या होता है, जो पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाकी जो पार्टिकल्स हैं इसके सराउंडिंग में, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं वो ऑल डायरेक्शन में लगा रहे हैं, मतलब सभी डायरेक्शन में मिल जाए, तो इसकी जो नेट पुलिंग टेंडेंसी है आप कह लो, उस पार्टिकल पे जो नेट फोर्स लग रही है वो जीरो है, बिकॉज आई एम राइटिंग इट हियर दैट fluid particles in bulk is being is being attracted by the particles surrounding to it, surrounding to it in all the direction due to which the net force experienced by that particle is
0। तो ये वाले फ्लूइड पार्टिकल इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो। तो 1 और 2 के लिए यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं दैट इज पार्टिकल 1 एंड 2। तो दोनों के केस में जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 0 आ रहा है। तो इट दैट पार्टिकल इज इट बेसिकली न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। और जो सरफेस वाले पार्टिकल्स हैं, अगर आप देखेंगे सरफेस वाले पार्टिकल्स में सिर्फ नेबर्स पार्टिकल में जो ऊपर ऊपर एयर है, ठीक है, ऊपर वाली साइड पे एयर है, तो यहाँ पे एयर पार्टिकल्स सॉरी एयर पार्टिकल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स आर नॉट देयर, ठीक है, नो वाटर पार्टिकल्स अबव द सरफेस, ठीक है, जिसकी वजह से जो अट्रैक्शन लग रहा है तो इसको साथ में लग रहे हैं और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो आप देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो बैलेंस हो जाएंगे, बट नेट फोर्स जो रहेगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है, कोई भी पार्टिकल्स ले। तो इसको हम नाम दे देते हैं पार्टिकल्स दैट इज 3 and 4। तो 3 और 4 पार्टिकल के लिए जो नेट फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। बेसिकली होता क्या है कि ये सारे पार्टिकल जो इस लेयर में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो ये सारे पार्टिकल्स को नीचे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा। इसको हम एक बार थोड़ा क्लियर करके दोबारा देख लेते हैं। इन पे जो नेट फोर्स लग रहा है, जितने भी पार्टिकल है वो नीचे की तरफ लग टेंडेंसी रखते हैं क्योंकि नीचे की तरफ जाने के लिए, क्योंकि जो नीचे वाले पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, ये इन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज पार्टिकल 3 and 4। आई कैन राइट इट हियर दैट द फ्लूइड पार्टिकल्स present at surface experienced net force in vertical downward direction। दैट इज पार्टिकल 3 and 4, जिसकी वजह से वो बेसिकली ये अपना सरफेस एरिया कम करने की टेंडेंसी रखती है ड्यू टू सरफेस टेंशन। हेंस आई कैन राइट इट हियर दैट ड्यू टू विच it tries to minimizing its surface area. For example, we are taking any drop that is it is in the shape of this। तो होता क्या है कि जब सरफेस टेंशन या जो सरफेस पे पार्टिकल है उन पे नेट फोर्स जो लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा है, ठीक है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन तो नहीं कह सकते, मतलब बल्क में लग रहा है, ठीक है, ऑलवेज डाउनवर्ड नहीं रहता, क्योंकि दैट इज डिपेंड अपॉन द आप लिक्विड कौन सा ले रहे हैं, ये ड्रॉप ले रहे हैं। तो ड्रॉप फॉर्मेशन के लिए बेसिकली होता क्या है, क्योंकि नेट सरफेस पे फोर्सेस जो लग रही है बल्क की तरफ लग रही है, तो ये बेसिकली ट्राई करता है अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज करने के लिए, तो ये कन्वर्ट हो जाता है। तो आल्सो कोई भी अगर रेन आने से पहले जो ड्रॉप होती है वो इरेगुलर शेप में होती है, तो वो ड्यूरिंग द फॉलिंग जब वो फॉल करता है तो उसकी जो शेप है वो स्फेरिकल में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि ड्यू टू सरफेस टेंशन, क्योंकि सरफेस के पार्टिकल्स उसको अंदर वाले पार्टिकल्स सरफेस वाले पार्टिकल्स को अंदर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ड्यू टू कोहिजन, जिसकी वजह से वो अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज करके स्फेरिकल शेप ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है, hence converted to
अरे स्फेरिकल शेप ही क्यों लेता है, क्यूबिकल शेप क्यों नहीं लेता, क्यूबोइडल क्यों नहीं लेता, सिलेंड्रिकल शेप क्यों नहीं लेता? तो इसके लिए आप ये जान लें दैट इज 4 डिफरेंट शेप्स ठीक है, और आप वॉल्यूम सेम मान लीजिए उनका फॉर डिफरेंट शेप्स ऑफ बॉडीज हैविंग इक्वल वॉल्यूम। लाइक शेप्स आप कौन कौन सी ले लो, सबसे पहले आप ले लो चाहे क्यूब ले लो, तो आप ले लो क्यूबोइडल ले लो, ठीक है। नेक्स्ट आप ले लो कोन ले लो, एंड सिलेंड्रिकल ले लो, और लास्ट में आप ले लो स्फीयर। इनका जो आपने वॉल्यूम लिया है, सेम वॉल्यूम इज सेम इन सभी का, बट अगर आप इनका सरफेस एरिया देखोगे तो इन सब में से जो मिनिमम सरफेस एरिया होता है, मिनिमम सरफेस एरिया जो होता है वो होता है स्फीयर का होता है, ठीक है। तो दिस टू बी रिमेम्बर। नेक्स्ट पार्ट इज सरफेस टेंशन को एक्सप्रेस कैसे करते हैं मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली सरफेस टेंशन is defined as force per unit length, force per unit length, ठीक है। और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, तो सिग्मा इज एफ पर लेंथ, इसके यूनिट्स क्या रहेंगे, न्यूटन पर मीटर, राइट। तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ड्रॉप फॉर्मेशन कैसा रहता है ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्रॉप फॉर्मेशन कैसे होता है, एक्सेस प्रेशर इसका कितना रहता है, जेट फॉर्मेशन कैसे होता है, और बबल फॉर्मेशन में एक्सेस प्रेशर कितना है। Then right after that we will discuss about the surface energy, and then the rheology of fluids. So I hope you will like this video. अगर आपको अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। थैंक यू।